to start a very important chapter of chemistry, that is water chemistry. सबसे पहले हम ये जानते हैं, हम तो इस बात को बड़ी बात जानते हैं कि वाटर क्या है। वाटर क्या है, एक बहुत वाटर क्या है, सबसे पहले वाटर WATER वाटर के बिना अर्थ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। वाटर बहुत एसेंशियल है हमारे लिए। व्हाट इज वाटर? इट इज वेरी एसेंशियल, इट इज very essential for the life on earth। मतलब कि अर्थ पर लाइफ की पॉसिबिलिटी के लिए वाटर का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और ये वाटर जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाटर कहाँ का यूज होता है, तो एक वाटर हमारा यूज होता है एग्रीकल्चर में, ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिंकिंग पर्पस में, ठीक है, और भी बहुत जगह पर वाटर का यूज होता है। ठीक है, तो वाटर का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम वाटर की इंपॉर्टेंस को समझे, जाने वाटर क्या है। इस चैप्टर में हम आज जो चीज़ पढ़ेंगे वो हम बेसिकली पढ़ेंगे कि वाटर क्या है, व्हाट इज वाटर, वाटर क्या है, वाटर के सोर्स क्या क्या है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे, उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि वाटर के सोर्स के बाद फिर हम बात करेंगे कि रीजन फॉर डिप्लेशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। मतलब आज जो है वाटर अंडरग्राउंड, आज जो है वाटर धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, डिप्लेट होते जा रहे हैं। उनका क्या होते जा रहा है, डिप्लेशन होते जा रहा है। डिप्लेशन होते जा रहा है मतलब क्या हो रहा है कि उनका वाटर लेवल जो है हमारे अर्थ में, हमारे सरफेस से वाटर लेवल का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ठीक है, तो हम उन कारण के बारे में बात करेंगे कि आज आखिर वाटर के लेवल इतना कम क्यों होते जा रहा है। फिर हम बात करेंगे कि वाटर के प्रोड्यूस क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम फिर बात करेंगे कि वाटर के टाइप्स के बारे में। ठीक है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो हम सभी को पता है क्या होता है। वाटर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला H2O होता है। ठीक है, वाटर तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जब सॉलिड फॉर्म में वाटर आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और वाटर जो है गैस के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। तो जब वाटर गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है तो हम उसे H2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाटर की सोर्स के बारे में। वाटर की सोर्स क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ से हमें वाटर मिल सकता है। सोर्स ऑफ वाटर मतलब कहाँ कहाँ से हमें पानी मिल सकता है, हम किस जगह से, हमें कौन कौन से जगह से पानी मिलता है, हमें किस तरह से पानी मिलता है। सोर्सेस ऑफ वाटर, सोर्स। ठीक है, मेनली वाटर के 3 सोर्स हैं। फर्स्ट जो सोर्स है, सबसे पहले एक होता है हमारा सरफेस वाटर। ठीक है, मतलब जो वाटर हमारे सरफेस पे अवेलेबल है वो हो गया हमारा सरफेस वाटर। दूसरा ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, सॉरी अंडरग्राउंड वाटर मतलब कि जो धरती के नीचे है। ठीक है, वो हो गया हमारा अंडरग्राउंड वाटर। तो तीसरा जो हो गया हमारा वो हो गया रेन वाटर। ठीक है, ये भी एक सोर्स है जहां से हमें वाटर मिलता है। ठीक है, एक्चुअली ये भी इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां से हमें क्या मिल सकता है, वाटर मिल सकता है। सरफेस वाटर क्या होता है, तो जो वाटर अर्थ सरफेस पे अवेलेबल है उन्हें हम कहते हैं सरफेस वाटर, और जो वाटर अर्थ सरफेस के नीचे रहते हैं उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर। और रेन वाटर क्या है, तो जो हमें रेन से मिलता है वो क्या हो गया, वो हो गया रेन वाटर। ठीक है, सरफेस वाटर। अब हम सरफेस वाटर के बारे में भी जानते हैं कि सरफेस वाटर में भी वाटर हमें किस तरह से मिलता है। तो सरफेस वाटर में भी वाटर हमें जो है वो 2 फॉर्म में मिलता है। ठीक है, सरफेस वाटर
मेरे भी वाटर हमें कितने फॉर्म में मिलता है, दो फॉर्म में मिलता है। एक होता है स्टिल वाटर और एक होता है फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर और एक होता है स्टिल वाटर। फ्लोइंग वाटर मतलब जो पानी बहता हुआ मिलता है उसे हम कहते हैं फ्लोइंग वाटर। और सरफेस वाटर क्या होता है, स्टिल वाटर क्या होता है, स्टिल वाटर मतलब जो पानी स्थिर है उसे क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर। तो फ्लोइंग वाटर में हमारे पास जो टाइप्स हैं वो है आपके रिवर और सी। मतलब रिवर और सी के जो वाटर जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्लो करते हुए रहते हैं। फ्लो करते हुए मतलब मूव करते हुए रहते हैं। और स्टिल वाटर जहाँ पर मतलब वाटर में स्टोर्ड है, जिस जगह पे हमने वाटर को क्या किया है, स्टोर किया। जैसे स्टिल वाटर में हमारे पास है जहाँ पर हमने वाटर को क्या किया है, स्टोर किया है। पॉन्ड, लेक, इस जगह पे हमने क्या किया, इस जगह पे हमने वाटर को क्या किया है, इस जगह पे हमने वाटर को स्टोर किया। और एक और जगह है जहाँ पर हम वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं, जैसे रिवर, जो भी डैम होते हैं, है ना, जो भी डैम होते हैं वहाँ पर भी क्या होते हैं, वहाँ पर भी वाटर को हम क्या करके रखते हैं, वहाँ पर भी हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब हमें जरूरत पड़े तो हम वाटर को क्या कर सकें, यूज कर सकें, है ना। और हम ये भी जानते हैं कि वाटर का आजकल क्या कर रहे हैं, वाटर से हम लोग क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं। मूविंग वाटर से क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते रहते हैं। टरबाइन को मूव होना, और टरबाइन जब मूव होते हैं तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होते रहता है, ठीक है। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज के समय में हमारे जो वाटर लेवल का जो अमाउंट है वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। वो क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। क्यों डिक्रीज होते जा रहा है, तो आज हम इन सभी बातों पे बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है कि जो वाटर लेवल का जो अमाउंट है वो टाइम के साथ डिक्रीज होते जा रहा है। सबसे पहला तो जो रीजन है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बोल सकते हैं, या फिर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि पहले के समय में जो भी राजा महाराजा होते थे वो क्या करते थे कि कोई भी एरिया, कोई भी उनको लैंड मिलता था तो वो क्या करते थे, वहाँ पर वो तालाब वगैरह खुलवाते रहते थे, तालाब कुआं ये सब खुलवाते थे ताकि क्या हो सके, वाटर स्टोर हो सके। लेकिन आज क्या हो रहा है कि आज धीरे धीरे हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा लैंड बच रहे हैं या फिर जो भी लैंड हमारे पास होता है उसका मेनली पर्पस क्या होता है कि इंडस्ट्री को दे दिया जाता है ताकि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसके कारण जो भी लैंड वाटर के लिए होना चाहिए वो क्या हो रहा है, वो भी कम होते जा रहा है, ठीक है। और दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि वाटर पॉल्यूशन का भी काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री क्या कर रहे हैं आजकल, इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रहे हैं कि जो भी वेस्ट हो रहे हैं हम उसे स्वेज के फॉर्म में कहाँ फ्लो कर रहे हैं, हम उसे स्वेज के फॉर्म में वाटर बॉडी में मूव कर देते हैं। तो वाटर बॉडी में जब उसे भेजा जाता है तो क्या करता है, तो वाटर का जो लेवल, वाटर की जो क्वालिटी है उसको क्या करते जाता है, खराब करते जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वाटर की क्वालिटी अगर खराब होते जाती है और धीरे धीरे क्या होता है कि वाटर जो है पूरी तरह से खत्म हो जाती है पृथ्वी से, मतलब खत्म होते जा रही है, ठीक है। दूसरा जो पर्पस है वो है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, पहला हो गया। दूसरा जो हम बात कर सकते हैं और दूसरा मेन कारण है हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ। जैसे जैसे पॉपुलेशन भी बढ़ते जा रहा है वैसे वाटर का कंजम्पशन जो है वो भी अमाउंट में बहुत ज़्यादा होते जा रहा है। वाटर का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वाटर की जो लेवल है वो क्या होते जा रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है। दूसरा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन है ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि जो भी ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा जो पूरा सिस्टम वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होने के कारण क्या हो रहा है कि अचानक से कभी हम देखते हैं कि गर्मी हो जाती है, अचानक से मतलब जो सीजन होना चाहिए, जिस समय में गर्मी होना चाहिए, जिस समय बरसात होनी चाहिए, जिस समय वो एक सीजन जो पूरा सिस्टम था वो क्या हो गया, वो पूरी तरह से
डिस्टर्ब हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा अचानक से क्या होने लगती है कि गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगती है। तो अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगेगी तो इससे क्या होगा कि वाटर का जो इवोपरेशन है वो भी क्या होगा, एक्सेस अमाउंट में होगा। तो इस एक्सेस अमाउंट के इवोपरेशन के कारण भी क्या हो रहा है कि वाटर टेबल का अमाउंट डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन हमारे पास क्या है, तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ऐसा इसलिए कि प्लांट्स क्या करते हैं, तो प्लांट्स तो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि जो भी रेन वाटर जब रेन वाटर होता है, ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं कि रूट से उसको क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करके रखते हैं, पकड़ करके रखते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे प्लांट्स की कटाई, पेड़ों की कटाई होते जा रही है, वैसे उससे क्या हो रहा है कि वाटर का जो लेवल है वो भी क्या होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि दिस आर द रीजन दैट अफेक्ट्स द डिप्लीशन ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। मतलब ये एक ऐसे रीजन है जिसके कारण क्या हो रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है। और हम ये भी देख सकते हैं कि अचानक से जो भी सीजनल चेंज हुए हैं, ठीक है, जो भी सीजनल चेंज हुए हैं उसके कारण भी क्या हो रहा है कि जो रेनफॉल का अमाउंट है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। ठीक है। हम कभी कभी देखते हैं कि कभी कभी कुछ क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है और कभी कभी देखते हैं कि वर्षा होती ही नहीं है, जिसके कारण किसानों को भी सूखे का सामना करना पड़ता है। ठीक है। अब ये तो कारण हुए कि जिसके कारण जो है ये कारण हो रहा है। अब हमारे पास ये सोचना है कि हम इसे बचा कैसे सकते हैं, मतलब किस तरह से हम ऐसा क्या करें जिससे कि जिससे वाटर का क्या हो कि अमाउंट हम अच्छे से यूज करें और वाटर का अमाउंट क्या हो बैलेंस वे में बना रहे सरफेस पे। ठीक है। तो सबसे पहले जो है कि हम क्या कर सकते हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब जो भी पानी रेन से होता है, जो भी पानी वर्षा से हो रहा है, उसको हम क्या करें, उसे हम बचा करके रखें। इससे क्या होगा, अगर हम उसे बचा करके रखेंगे तो हमसे इन फ्यूचर उसको क्या कर पाएंगे, यूज कर। अब हम बात करते हैं इम्प्यूरिटीज इन वाटर। वाटर में कौन कौन से इम्प्यूरिटीज होते हैं। मेनली जो वाटर में इम्प्यूरिटीज होते हैं वो एक तो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। दूसरे होते हैं मिनरल्स और सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। ठीक है। मतलब कि कोई भी वाटर इम्प्योर है, हम कैसे बोलते हैं कि हाँ ये वाटर इम्प्योर है, तो क्या होता है हम उसमें बोलते हैं कि इसमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जिसे हम देख नहीं सकते हैं और वो क्या होते हैं वाटर बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि अगर हम इम्प्योर वाटर के कारण क्या होता है कि हमारा बॉडी अगर उस चीज़ को नहीं फेस कर पाता है, अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर है तो हमें बहुत सारे वाटर डिजीजेज का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है। और दूसरा जो इम्प्योरिटीज है वो है सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट जो होते हैं वो अगर वो भी वाटर में अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो भी क्या करते हैं, वो भी वाटर को इम्प्योर करते हैं। तीसरा जो वाटर इम्प्योर हो रहा है वो इसका ये तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर, ये इन फैक्टर के अलावा भी एक फैक्टर है जो कि वाटर को इम्प्योर कर रहा है, वो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसा कि अगर कहीं एग्रीकल्चर हो रहा है, ठीक है, तो एग्रीकल्चर में आजकल क्या हो रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जा रहा है। तो जब ये फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि वो खेत वो सरफेस पे ही रहते हैं। ठीक है। और जब वर्षा होती है, ठीक है, तो क्या होती है कि तब पानी बहते हुए क्या होते हैं, वो पानी बहते हुए रिवर में चले जाते हैं, ठीक है, या फिर पॉन्ड में चले जाते हैं या लैक में चले जाते हैं। तो इससे भी क्या होता है, इससे भी वाटर बॉडी क्या होता है, इफेक्टेड होता है। दूसरा, अगर हम घर में क्या करते हैं, जैसे कपड़ा धोते हैं या फिर कुछ भी, कपड़े धोने के बाद जो सर्फ डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, इससे भी हमारा वाटर बॉडी क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं वाटर बॉडी
बॉडीज के इफेक्ट होने के और वाटर में इम्प्योरिटीज आने के। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वाटर, वाटर के टाइप्स के बारे में। ठीक है, वाटर के जो टाइप्स हैं वो जनरली दो हैं, टाइप्स ऑफ वाटर। ठीक है, एक है हार्ड वाटर और एक है हमारा सॉफ्ट वाटर। एक है हार्ड वाटर और एक है हमारा क्या, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर क्या होते हैं? तो हार्ड वाटर वो होते हैं जो सॉफ्ट के साथ जो है लेजर फॉर्म नहीं करते हैं। हार्ड वाटर क्या होते हैं? हार्ड वाटर वो होते हैं जो सॉफ्ट के साथ क्या फॉर्म नहीं करते हैं, लेजर फॉर्म नहीं करते हैं, मतलब झाग नहीं बनाते हैं। ठीक है, बट फॉर्म इसका इजी, लेकिन स्कम बनाते हैं, इसका मतलब मैला बनाते हैं, मैल बना देते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं हार्ड वाटर। और सॉफ्ट वाटर क्या होते हैं? सॉफ्ट वाटर वो होते हैं जो सॉफ्ट के साथ क्या फॉर्म करते हैं, लेजर बहुत जल्दी फॉर्म करते हैं, मतलब जल्दी, बहुत जल्दी जो है झाग बना देते हैं। ठीक है, हार्ड वाटर को हम हार्ड वाटर को और हार्ड वाटर के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हार्ड वाटर के दो टाइप्स होते हैं, एक टेम्पोररी हार्डनेस और एक परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, जनरली जो हार्ड वाटर होते क्यों है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हार्ड वाटर? तो हार्ड वाटर जो है वो क्या है, हम इस चीज को समझते हैं कि हार्ड वाटर जो होते हैं वो जनरली कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के लिए सॉल्ट जो वाटर सैंपल में प्रेजेंट रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हार्ड वाटर कहते हैं। जैसे मैं बात करूं व्हाट इज हार्ड वाटर। Hard water is characteristics of water that prevents leather with soft and form scum. It is due to presence of salt of calcium ion and मैग्नीशियम आयन। हार्ड वाटर क्या है? तो हार्ड वाटर हार्ड वाटर क्या है? तो वाटर का सैंपल, अगर मेरे पास कोई वाटर सैंपल है, ठीक है, मेरे पास क्या है, कोई वाटर सैंपल है, ठीक है, तो मैं बात करूंगा कि ये क्या है, ये हार्ड वाटर है। तो ये हार्ड वाटर कैसे है? तो अगर हम इसमें सोप का सॉल्यूशन डालेंगे तो वो क्या करेगा, वो झाग तो नहीं बनाएगा, लेजर नहीं बनाएगा, लेकिन इसका वो क्या करेगा, बहुत जल्दी फॉर्म कर देगा। ठीक है, और क्या करता है कि हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है? तो हार्ड वाटर हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन के सॉल्ट प्रेजेंट रहते हैं। इसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन का सॉल्ट प्रेजेंट रहता है। जैसे अगर हमारे वाटर में कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्रेजेंट है तो हमारा वाटर क्या है, हार्ड वाटर है। अगर हमारे वाटर में CaCl2 प्रेजेंट है तो हमारा वाटर क्या है, हार्ड वाटर है। या फिर MgCl2 प्रेजेंट है तो क्या है, हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर के टाइप्स के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम इस चीज को समझ लें। तो हार्ड वाटर क्या है? तो हार्ड वाटर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर,
हार्ड वाटर इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वाटर। हार्ड वाटर, वाटर का वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें वो क्या करता है, जिसमें वो स्वॉप के साथ, हार्ड वाटर की पहचान है कि वो स्वॉप के साथ लेजर फॉर्म नहीं करता है, झाग तो नहीं बनाता है, बट फॉर्म स्कम इजीली, लेकिन स्कम बनाता है, मतलब मैला बनाता है, ठीक है। एंड इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट ऑफ कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन। और हार्ड वाटर हार्ड क्यों होता है, तो हार्ड वाटर हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे मैं इसे एग्जांपल के तौर पे समझता हूँ, अगर मेरे पास कोई सॉप है, ठीक है, सॉप सॉल्यूशन है, जैसे सॉप का फॉर्मूला तो होता है, क्या होता है, C17H35COON, ठीक है। और मैं इसे रिएक्ट कराता हूँ हार्ड वाटर के साथ, तो देखता हूँ कि क्या होता है। जैसे अगर मेरे पास हार्ड वाटर है C17H35COONA, ठीक है। मैं इसे रिएक्ट कराता हूँ हार्ड वाटर के साथ। हार्ड वाटर जैसे जिसमें कैल्शियम CaSO4, ये मेरा क्या है, हार्ड वाटर है, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि हार्ड वाटर क्यों हार्ड होता है, तो या तो उसमें कैल्शियम आयन का प्रेजेंस हो या फिर मैग्नीशियम आयन का सॉल्ट प्रेजेंट हो, ठीक है। तो जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो मेरा Na है, ठीक है, ये जो मेरा Na है ये इसके साथ रिएक्ट करके बाहर आ जाएगा और कैल्शियम आयन क्या होगा, इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। कैल्शियम आयन आने के कारण क्या होगा कि ये जो वाटर है क्या होगा, इसके साथ लेजर फॉर्म नहीं कर पाएगा, ठीक है। C17H35COO2 NaCO2 Ca प्लस Na2SO4, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा हार्ड वाटर का एग्जाम्पल है कि हमने क्या किया, एक सोप का सॉल्यूशन लिया, इस सोप सॉल्यूशन को हमने क्या किया, हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करवाया। तो जब हमने हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमने ये देखा कि NaSO4 क्या हो गया, बाहर हो गया, और NaSO4 बाहर होने के बाद क्या हुआ कि इस Na को इसमें डिस्प्लेस कर दिया, Ca ने डिस्प्लेस कर दिया। तो मतलब मेनली हार्ड वाटर किसके कारण होते हैं, हार्ड वाटर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंट के कारण होते हैं, और अदर हैवी मेटल सॉल्ट भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर कितने टाइप्स के होते हैं, हार्ड वाटर के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं टेम्परेरी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस वो होते हैं जो कि बॉडी के साथ क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं वो बॉडी के साथ रिमूव नहीं होते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, तो टेम्परेरी हार्डनेस वो होते हैं जो कि बॉडी के साथ आपके रिमूव हो जाएंगे, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होते हैं वो बॉडी के साथ रिमूव नहीं होते हैं। अब सवाल ये है कि टेम्परेरी हार्डनेस होता क्यों। अगर मेरे पास, अगर मेरा कोई वाटर सैंपल है, ठीक है, ये वाटर सैंपल हार्ड है, तो हार्ड है तो अब हमें ये फाइंड करना है कि आखिर ये वाटर सैंपल की जो हार्डनेस, वाटर सैंपल की जो हार्डनेस है वो टेम्परेरी हार्डनेस है या फिर परमानेंट हार्डनेस है, ठीक है। अगर वाटर सैंपल की हार्डनेस कैल्शियम, अगर वाटर सैंपल की हार्डनेस किसकी वजह से हो, अगर वाटर सैंपल की हार्डनेस कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट की वजह से हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम टेम्परेरी हार्डनेस बोलते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस किसके बोलते हैं कि अगर वाटर की हार्डनेस किसकी वजह से हो, अगर वाटर की हार्डनेस कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की वजह से हो, तो उसे हम बोलते हैं
टेम्पररी हार्डनेस। जैसे CaHCO3 तो सबसे पहले ये हार्ड वाटर है। क्यों हार्ड वाटर है? तो कैल्शियम आयन प्रेजेंट है। कैल्शियम आयन किसके साथ प्रेजेंट है? तो यहाँ पर कैल्शियम आयन मेरे यहाँ पर जो कैल्शियम आयन है वो हमारा बाइकार्बोनेट के साथ या फिर कार्बोनेट के साथ प्रेजेंट है। तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, CaHCO3 या फिर MgHCO3 ये सभी क्या है? ये सभी टेम्पररी हार्डनेस में आते हैं। ठीक है, या फिर CaCO3। तो बहुत सारे एग्जाम्पल आपसे हो सकते हैं। ठीक है, CaCO3 या फिर CaCO3 या MgCO3 जो भी टर्म्स आते जा रहे हैं, जो कि हार्डनेस अगर मेरे पास कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट की वजह से है तो वो जो हमारा हार्डनेस है उसको हम बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, अगर वाटर की हार्डनेस कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन के अगर वाटर की हार्डनेस कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन के क्लोराइड्स या फिर सल्फेट की वजह से हो, क्लोराइड्स या फिर सल्फेट की वजह से हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल CaCl2, ठीक है, CaCl2 या फिर हम बात करें MgSO4। तो ये कौन से टाइप के हार्डनेस है? ये परमानेंट टाइप ऑफ हार्डनेस है। परमानेंट टाइप के हार्डनेस ये क्यों है? तो ये परमानेंट टाइप का हार्डनेस इसलिए है क्योंकि ये जो वाटर की हार्डनेस है वो क्लोराइड की वजह से है। ये जो वाटर की हार्डनेस है वो सल्फेट की वजह से है। ठीक है, अगर वाटर की हार्डनेस कैल्शियम या मतलब सबसे पहले हमने क्या सीखा? सबसे पहले हमने ये सीखा कि कौन सा वाटर हार्ड होता है। तो वो वाटर सैंपल हार्ड हुआ जो कि जिसमें कि क्या कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन के सॉल्ट प्रेजेंट। ठीक है, अगर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट सॉल्ट प्रेजेंट हो तो उसे हम टेम्पररी हार्डनेस बोलते हैं। अगर कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन के क्लोराइड या फिर सल्फेट के सॉल्ट प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। ठीक है, तो हम टेम्पररी और परमानेंट हार्डनेस को समझने के बाद ये डेफिनेशन को हम लिख सकते हैं कि अगर हमसे कोई पूछे व्हाट इज टेम्पररी हार्डनेस, तो हम ये लिख सकते हैं कि इन टेम्पररी हार्डनेस टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है? टेम्पररी हार्डनेस में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन एसोसिएटेड with 2 anion, that is टेम्पररी हार्डनेस में क्या होता है कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो रहते हैं, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के सॉल्ट किसके साथ डिसॉल्व रहते हैं? किसके साथ बनाते हैं? कार्बोनेट के साथ। कार्बोनेट एंड बाय कार्बोनेट। टेम्पररी हार्डनेस कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के सॉल्ट के वजह से होती है। क्यों होती है? क्योंकि टेम्पररी हार्डनेस में कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन या तो कार्बोनेट आयन के साथ जुड़े होते हैं या फिर बाइकार्बोनेट आयन के साथ जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं CaHCO3 MgHCO3 या फिर CaCO3। ठीक है, ये हो गए हमारे क्या? ये हो गए हमारे टेम्पररी हार्डनेस। इसको हम क्या कहते हैं? मींस इसको हम कहते हैं टेम्पररी हार्डनेस। और इसे हम कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से भी जानते हैं। तो इसे हम कार्बोनेट हार्डनेस
के नाम से जानते हैं। और जो अब हमारा अगला टर्म है परमानेंट हार्डनेस, क्या है? परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम, ये हो गया हमारा परमानेंट हार्डनेस। परमानेंट हार्डनेस को हम क्या करते हैं? नॉन कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से जानते हैं। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्यों? क्योंकि परमानेंट हार्डनेस में क्या होता है? तो इन परमानेंट हार्डनेस में क्या होते हैं कि हमारे पास ये जो कैल्शियम आयन है और ये जो मैग्नीशियम आयन है, ये भी दो आयन से जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन वो जो दो आयन होते हैं वो क्या होते हैं? वो या तो क्लोराइड होते हैं और या फिर सल्फेट होते हैं। या तो क्लोराइड होते हैं और या फिर क्या होते हैं? सल्फेट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया हमारा MgSO4, CaCl2 एक्सेट्रा। ये सभी क्या है? ये सभी परमानेंट हार्डनेस हैं, परमानेंट हार्डनेस में आते हैं। टेम्पररी हार्डनेस होते हैं उसको हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास परमानेंट हार्डनेस होते हैं उसको हम बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा। वो होगा डिग्री ऑफ हार्डनेस। क्या होगा? डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस किसे कहते हैं? जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर की हार्डनेस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के सॉल्ट के प्रेजेंस की वजह से होती है। तो हम ये जानते हैं कि अगर टेम्पररी हार्डनेस हो या परमानेंट हार्डनेस हो, या अगर हम सॉल्ट को बदल दें, ठीक है, तो हार्डनेस क्या होती है? चेंज हो सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर हमने दो वाटर का सैंपल लिया, एक में हमने कैल्शियम क्लोराइड को लिया CaCl2 और एक में हमने MgSO4 को लिया, ठीक है, तो क्या दोनों वाटर तो हार्ड है, ठीक है, लेकिन दोनों वाटर कितना हार्ड है इस बात को भी जानना जरूरी है। दोनों वाटर कितना ज्यादा हार्ड है इस बात को भी हम कैसे समझेंगे? तो इस चीज को समझने के लिए हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस। क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस, इस टर्म को हम समझते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ हार्डनेस के बारे में। डिग्री ऑफ हार्डनेस की जो यूनिट होती है जनरली पार्ट्स पर मिलियन और मिलीग्राम पर लीटर होती है। पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब होता है? पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि CaCO3 का कितना पार्ट प्रेजेंट है 10⁶, इतना अगर मेरे पास वाटर है, ठीक है, तो उसमें CaCO3 का कितना पार्ट प्रेजेंट है। और मिलीग्राम पर लीटर मतलब जैसे 1 मिलीग्राम अगर हार्डनेस 1 मिलीग्राम है तो मतलब कि 1 मिलीग्राम CaCO3 का प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में। ठीक है, डिग्री ऑफ हार्डनेस को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो डिग्री ऑफ हार्डनेस को एक्सप्रेस करते हैं CaCO3 के इक्विवेलेंट में। CaCO3 के इक्विवेलेंट में मतलब कि कोई भी अगर हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर में या तो कैल्शियम आयन होगा, या तो कैल्शियम आयन का सॉल्ट होगा और या फिर मैग्नीशियम आयन का सॉल्ट होगा। लेकिन उसको हम क्या करते हैं? CaCO3 के इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस करते हैं। CaCO3 के इक्विवेलेंट में एक्सप्रेस इसलिए करते हैं क्योंकि CaCO3 का अगर आप मॉलिक्यूलर वेट के बारे में बात करें तो वो कितना होता है? वो होता है 100। वो होता है 100। तो एक तो ये क्या करता है? हमारे कैलकुलेशन को इजी बनाता है। दूसरा, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। तो इसके कंपेयर में अगले सॉल्ट को देखते हैं कि वो कितने, इसके कंपेयर करते हुए अगले सॉल्ट को देखते हैं और उस टर्म में हम डिग्री ऑफ हार्डनेस का पता लगाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया? एक फॉर्मूला डिराइव किया है। जैसे केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ CaCO3 अगर ये हमें पता चल जाए तो हमें डिग्री ऑफ हार्डनेस पता चल जाएगा। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या?
वो है कि मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस हार्डनेस, मतलब हमने कोई भी सॉल्ट लिया, मान लेते हैं MgSO4 लिया, तो मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस हार्डनेस, तो उसका कितना मास है, कितना मास ले रहे हैं जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है, और CaCO3 का केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या होता है वो बता देंगे। उसके बाद केमिकल इक्विवेलेंस ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग हार्डनेस, मतलब जो सब्सटेंस हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसका केमिकल इक्विवेलेंट वेट क्या है। इस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उस न्यूमेरिकल से हम आसानी से समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक, जैसे अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो कि एक वाटर सैंपल है, ठीक है, उसमें 48 मिलीग्राम है मैग्नीशियम सल्फेट का, 48 मिलीग्राम है किसका, मैग्नीशियम सल्फेट का, कितने ml वाटर में, 200 ml वाटर में। तो कैलकुलेट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट इन मिलीग्राम पर लीटर ऑफ CaCO3, मतलब हमें हार्डनेस को कैलकुलेट करना है CaCO3 के इक्विवेलेंट के टर्म में। ठीक है, तो मैं हार्डनेस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एक रिलेशन हमें आना चाहिए, पर ये क्या कि मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग हार्डनेस, मतलब कि कोई भी सॉल्ट जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है उसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3, मतलब CaCO3 के मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा। ठीक है, जैसे हम बात करें कि अगर मेरे पास 1 मोल MgSO4 है, ठीक है, तो इस MgSO4 का कुछ मॉलिक्यूलर मास होगा, वो जो भी होगा, मान लेते हैं कि ये x है, तो ये जो है ये वैल्यू इक्वल होगा, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये वैल्यू इक्वल होगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ CaCO3 के। ठीक है, और ये हम इसलिए इस चीज को और इस रिलेशन को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसी रिलेशन को लेकर के हम डिग्री ऑफ हार्डनेस को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो इक्वल होगा किसके इक्विवेलेंट होगा, इस CaCO3 के, मतलब ये भी क्या होगा, इसका जो 1 मोल का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो इक्वल होगा CaCO3 के, मतलब 100 ग्राम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं इसे सॉल्व करता हूं। ठीक है, हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग MgSO4, ठीक है, MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मैग्नीशियम का 24, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 16 × 4 + 64, मतलब 120। ठीक है, MgSO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना निकल गया, 120। अच्छा, ये जो 120 मिलीग्राम, ये जो 120 मिलीग्राम होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मिलीग्राम है तो इसलिए मिलीग्राम में लेकर के चलेंगे, तो 120 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 ये किसके इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट होगा मिलीग्राम ऑफ CaCO3, तो जितना और 100 मतलब वो इक्वल होगा 120 ग्राम ऑफ MgSO4, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 100 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ एक रिलेशन निकाला हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूसिंग हार्डनेस इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CaCO3। ठीक है, मतलब जो सब्सटेंस हार्डनेस प्रोड्यूस करेगा वो इक्वल होगा CaCO3 के मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज इक्वल टू 100। ये एक फॉर्मूला डिराइव किया हुआ फॉर्मूला है, लेकिन बस हमें इस रिलेशन को ही यूज करना है। ठीक है, अगर 120 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 में 100 मिलीग्राम किसका है, CaCO3 का। ठीक है, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या दिया हुआ है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 48 मिलीग्राम MgSO4 है। अगर 120 मिलीग्राम ऑफ MgSO4 100 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 के बराबर है, 1000 ml, तो अगर ये 48 मिलीग्राम है MgSO4 का, तो ये कितने CaCO3 के कितने के इक्वल होगा, तो वो इक्वल होगा 100 × 48 डिवाइडेड बाय 120, 14 मिलीग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, अब हम जैसा कि आगे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन, जैसा कि हमने देखा कि
CaCO3 कितना 40 मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट है 200 ml वाटर में। क्योंकि फिर से देखिए वाटर सैंपल में कितना कंटेंट क्या है 48 मिलीग्राम HCl4 का कंटेंट क्या है 200 ml वाटर में, ठीक है। तो 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का इक्वल अगर है 100 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के, तो अगर मेरा मैग्नीशियम सल्फेट 48 ग्राम है तो कितने CaCO3 के इक्वल होगा 40 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 के इक्वल होगा, ठीक है। 40 मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट है 200 ml वाटर में, ठीक है। CaCO3 कितना प्रेजेंट है 200 ml वाटर में। तो अगर मेरा वाटर सैंपल 1000 ml हो तो मेरा CaCO3 कितना प्रेजेंट होगा 200 मिलीग्राम प्रेजेंट होगा, ठीक है। मतलब इसकी जो हार्डनेस होगी वो कितनी होगी, इसकी जो हार्डनेस होगी वो होगी 200 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। बस इस तरह से हम क्या कर सकते हैं सभी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। और इससे और अगर आप चाहें तो इसे फॉर्मूला में भी पुट करके आंसर आप निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें इस रिलेशन को समझना होगा। इस रिलेशन को आप याद रखिए, आपसे सारे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस जो कि हार्डनेस प्रोड्यूस कर रहा है वो हमेशा इक्वल होगा किसके 100 मिलीग्राम ऑफ CaCO3 के, ठीक है।